तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। आज पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की 18th क्लास है। 18th क्लास का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 1A हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 1A में हमने संघवाद या यूनियन और उसके लक्षण क्या हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया। ये लिखा हुआ भी है जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 1A में डिस्कस किया है। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। आप लोग ये देखिए, एक घर है आपका घर है, उस घर में सभी लोग काम कर रहे हैं। आपके पास ज़मीन है, आपके पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है, बड़ा परिवार है आपके पास, आपका और 10 एकड़ ज़मीन है, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। कोई उसमें फावड़ा चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई उसमें टेक्निकल काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, सभी लोग मिलजुल कर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। लेकिन पैसा सारा बड़े भैया रखे जा रहे हैं अपने पास या पापा जी रखे जा रहे हैं अपने पास। फिर कैसे होगा? पैसा जो है बहुत से परिवारों में हमने देखा है कि जो घर में पिताजी होते हैं या परिवार में बड़े भाई होते हैं या भाभियां होती हैं बड़ी, वो सारा पैसा अपने पास रख लेती हैं, छुपा लेती हैं। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, घर के पिता होते हैं या भाई होते हैं, भाई आसपास के समाज से वही जुड़े होते हैं। घर में जो छोटे होते हैं आसपास के समाज से उनका जुड़ाव कम होता है, किससे लेना किससे देना उन्हें कुछ खास पता होता नहीं है ना। तो जो बड़े हैं यानी पिता हैं या बड़े भाई हैं, या मान लीजिए छोटा भाई भी है वो एक्टिव है, तो घर में कोई एक जो है वो जो है काफ़ी एक्टिव है, उसका दीन दुनिया से आसपास के लोगों से जुड़ाव है, पैसे का हिसाब किताब लेन देन वही कर रहा है। तो कमा आप सब रो रहे हैं मिलजुल कर, लेकिन पैसा किसी एक की जेब में जा रहा है। अब वो दे रहा आपको पैसा, वो पैसा आपको दे रहा। अच्छा देखो, होता है ना क्या, जब पिताजी से या बड़े भाई से पैसा आप लोग मांगो या मम्मी से पैसा मांगो, सपोज मम्मी के हाथ में पैसा है तो कहते हैं अरे सब तेरा ही तो है। जैसे कभी उनसे कहो ना भैया पैसे कहाँ गए क्या, अरे मेरा क्या है सब तेरा ही तो है। लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है, मेरा क्या है सब तेरा ही तो है। अरे तुझे कितने चाहिए बता देना, जब चाहिए बता देना, और जब चाहिए भाई क्या करेगा तू इतने पैसों का। अरे इतना कर्जा, इतना लोन, इतना ब्याज, इतना वहाँ खर्च हो गया, इतना वहाँ खर्च हो गया, कहाँ है पैसा? हाथ खड़े कर दिए। अब क्या करें? तो ऐसे में भी दादाजी बार बार देख रहे कि हो क्या रहा। घर में दादा हैं, नाना हैं, है ना, या घर के कोई और सदस्य हैं जिनकी थोड़ी बहुत चलती है, बड़े भैया या पापा जी जिनके सामने थोड़ा सा शर्मा जाते हैं उनके सामने बोलने से। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अब देखो भाई सभी लोग बड़े हो गए हैं, पैसे की ज़रूरतें सभी को है, काम सभी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई नशा खेल रहा है, जुआ खेल रहा, काम सभी कर रहे हैं। ये पैसा जो है वो सभी का है और सबके लिए लगना है। सभी की इलाज में खर्च होना है, सभी की पढ़ाई लिखाई पे खर्च होना, सभी के पोषण पे खर्च होना है। ये बात सही है कि पैसा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन ये बटेगा सभी में। जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको उतना पैसा दिया जाएगा। तो भैया कोई आईआईटी करने का ख्वाब पाल रहा है तो उसे पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। कोई आईआईटी करने जा रहा है तो जाहिर सी बात उसे पैसा ज़्यादा दिया जाएगा। जो घर में ही है, जिसने सिर्फ हफ्ते में एक बार जाके मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखनी है या हफ्ते में एक पिज़्ज़ा खा के वो खुश हो जा रहा है, तो उसको उतना पैसा दे देंगे। कोई ऐसा है जिससे इससे भी कोई लेना देना नहीं है, वो काम करता हो मोबाइल में लगा रहता है, उसने 2 GB पर डे जो डाटा है ना वो उड़ाना। कोई ऐसा है जिसने 2 GB जो पर डे का डाटा है सिर्फ वो उड़ाना, तो भाई इसे 719 रुपये 739 रुपये 3 महीने में चाहिए, इतना इसको मिल जाना चाहिए। तो जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन है, सबको कपड़े मिलने चाहिए, है ना। दादाजी ने एक नियम बना दिया, तो इसके लिए एक फार्मूला सुझा दिया कि इसको इतने, इसको इतने और इसको इतने और इसके इतने देते रहोगे, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप पैसे देते रहोगे। तो हर 2 साल बाद दादाजी देखते हैं भाई महंगाई कितनी बढ़ गई, किसकी ज़रूरतें कितनी चेंज हो गई, और बड़े भाई के पास या पापा जी के पास कितना पैसा आ गया। तो अगले 2 साल के लिए फिर कह देते हैं भाई देखो अब 2 साल तक इसे इतना मिलेगा, इसे इतना मिलेगा और इसे इतना मिलेगा, ताकि घर में पैसों को लेकर के कोई झगड़ा ना हो और घर में पैसे की ज़रूरतें सभी की पूरी होती रहें, है ना। आइडियल कंडीशन तो यही है। हालांकि दादा दादी, नाना नानी या बुज़ुर्ग माता पिता की सुनता कौन है? वो एक कोने में पड़े पड़े बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है ना। कड़वा है लेकिन सच्चा है ना। हाँ, चलें आगे चलें। तो यही काम जो है हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का है। यहाँ पर आप पिताजी या बड़ा भाई केंद्र सरकार को मान सकते हैं, और घर के दूसरे सदस्य जो मान सकते हैं वो किनको? राज्य सरकारों को। अब केंद्र सरकार के पास जो इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा हैं, राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्स कम हैं, लेकिन राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दी है आपने डेवलपमेंट की। जनता जो है राज्य सरकारों की तरफ को देखती है। आपको अगर कोई शिकायत होती है तो अपने लोकल एमएलए के पास तो जाते हो ना, मंत्री के, प्रधानमंत्री के पास थोड़ी जाते हो, है ना। या पैसा जो आ रहा है ग्राम पंचायतों में आ रहा है, ग्राम प्रधानों के पास जा रहे हो। ग्राम प्रधान कहाँ जा रहे हैं? ब्लॉक में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं। ब्लॉक और तहसील कौन चला रहे हैं?
राज्य सरकारें चला रही हैं। आप खड़ंजा या सीसी रोड या टॉयलेट या घर आसपास नाली या कूड़ा सफाई की आकांक्षा किससे रख रहे हैं? स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की आकांक्षा किससे रख रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट से रख रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अगला चुनाव हार जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 280 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है वित्त आयोग। अब 73वां 74वां संविधान संशोधन आया तो राज्यों में वित्त आयोग बन गया, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो वित्त आयोग क्यों बना? उसका मकसद है केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा करना। क्लियर है ना? हाँ। तो अब सीधी सीधे कह दिया गया, यहाँ पर मैंने शायद लिखा नहीं है, कहीं लिखा है आर्टिकल 280 में, लिख लीजिए आप लोग, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, अपने नोट में लिख लीजिए। खूब आता, सीधे सीधे सवाल आ जाता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 280 में इसका उल्लेख है। ठीक है जी, भाग 12 में। हाँ ठीक है, तो आर्टिकल 280 में और भाग 12 में। कभी कभी यही पूछ लेगा आपसे ना कि कौन से भाग में? भाग 12 में और आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है या इसका जिक्र है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि केंद्र की आय के साधन ज़्यादा हैं, राज्यों की आय के साधन कम हैं, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो है आय का बंटवारा होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में जो है कि इनकम का बंटवारा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? केंद्र से राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, राज्यों के बीच में वो पैसा अब किस तरह से बटेगा? भाई आपने कहा कि इतना अमाउंट जो है केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। अब राज्य सरकारों को, किस राज्य को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा? उत्तराखंड को कितना मिलेगा? सिक्किम छोटा सा स्टेट है, उसको कितना मिलेगा? यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसको कितना मिलेगा? तो इसके लिए भविष्य में टकराव ना हो इस संघ में, केंद्र और राज्यों के बीच में, और राज्यों में आपस में टकराव ना हो, वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। और ये कहा गया कि केंद्र सरकार को टैक्सेस से मिलने वाली ऐसी इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिलने वाली ऐसी इनकम जो केंद्र और राज्य के बीच में बांटी जानी है, वो किस तरह से बांटी जाए, इसका सुझाव करना। ध्यान रखना, केंद्र और राज्य की आय नहीं, केंद्र को करों से मिलने वाली टैक्स। देखो केंद्र के तो इनकम के बहुत से साधन हैं, है ना। केंद्र सरकार ने लोन दिए थे वो मिल गए, केंद्र सरकार बहुत सी फीस वसूल रही है, केंद्र सरकार के बहुत सारे इंटरप्राइजेज हैं। कल मैंने लिखा दिया था, पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी 1964 में बनी थी, नहीं लिखा है? लिखा दिया था, 1964 में बनी थी ना, लोक उद्यम या लोक उपक्रम समिति। अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, आप लोग भी नोट कर लेना। लोक उपक्रम समिति या पब्लिक एंटरप्राइज कमेटी जो थी वो 1964 में बनी थी। शायद मैं उसमें लिखाना भूल गया था कल के क्लास में। हाँ जी, लिखा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बहुत बढ़िया टीचर हूँ फिर। ओके, तो कहाँ थे भाई, कहाँ थे? बंटवारे पे तो थे, लेकिन कहाँ थे? हाँ, मैं कह रहा था कि केंद्र की इनकम के बहुत अलग अलग सोर्स हैं। तो इनकम कौन सी बढ़ रही है? जो टैक्सेस से आ रही है। अब बाकी इनकम ऐसा नहीं है केंद्र सरकार का कोई अलग खाता है वो छुपा के रख रहा है उसको ना, केंद्र सरकार खर्च करती है, बाकी इनकम भी केंद्र सरकार राज्यों में खर्च करती है, तो अलग तरह की ग्रांट होती है, उसकी बात फिर कभी बाद में करेंगे। तो केंद्र सरकार को टैक्सेस से जो इनकम मिल रही है वो उसमें से राज्यों का कितना हिस्सा हो, इसका सुझाव देना है, इसके बारे में सिफारिश करना है। और राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को जो केंद्र से इनकम मिल रही है, जब केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो राज्य सरकारों के बीच में किस तरह से बांटना है, उस फार्मूले का सुझाव देना है। ये काम कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। ध्यान रखना, वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच कर आय का बंटवारा। अब आपसे कोई कहे कर आय का बंटवारा, इसका मतलब क्या राज्यों के जो कर हैं वही बटेंगे ना? केंद्र को जो करों से आय मिल रही है उसका केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, और इस आय का राज्यों में आपस में बंटवारा। तो देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल क्या? केंद्र से राज्यों, नहीं, वर्टिकल क्या? केंद्र से राज्यों को, केंद्र राज्य, ये हो गया आपका वर्टिकल, ऊपर से नीचे केंद्र से राज्यों को, और दूसरा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या? राज्यों के बीच में आपस में उसका बंटवारा करना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। एक बार इसको पॉज कर दो और बता दूं दोबारा से, ठीक है साहब। अब तो राज्यों के बीच में ये इनकम किस तरह से बटेगी, ये तो इसका फार्मूला कौन सुझाएगा? वित्त आयोग सुझाएगा। तो वित्त आयोग ने इसका जो फार्मूला बनाया है ना, आमतौर पर ये कई बार सवाल भी आता है एग्जाम में कि वित्त आयोग राज्यों के बीच में जो इनकम का बंटवारा करता है तो वो सबसे ज़्यादा वेटेज किसे देता है? किसे देता है? आबादी को। जिस राज्य की आबादी ज़्यादा है उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी आबादी कम है उसे कम पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे राज्य जो परिवार नियोजन में सफल रहे हैं या आबादी की जो ग्रोथ है उस पर रोक लगाने में सक्षम रहे हैं, तो अक्सर इसकी आलोचना करते हैं कि साहब ये तो आप हमें इसका दंड दे रहे हो।
आबादी रोकने का पनिशमेंट दे रहे हो। अब हम भी अपनी आबादी ज़्यादा बढ़ा लें तो हमें भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अब यूपी की आबादी, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी ज़्यादा हैं, है ना। भाई जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च, उतना ज़्यादा स्कूल कॉलेज, तो खैर ज़्यादा मिलना चाहिए पैसा। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वित्त आयोग सबसे ज़्यादा वेटेज किसे देता है, किसी भी राज्य की आबादी को, जितनी ज़्यादा आबादी उतना ज़्यादा पैसा, है ना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहीं पर, इसमें कुछ भी दिक्कतें नहीं हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि केंद्र सरकार जो है अपने खजाने से, यानी कि संचित निधि से, संचित निधि केंद्र सरकार का खजाना माने संचित निधि, केंद्र सरकार अपने खजाने से राज्यों को बहुत सी सहायता भी देती है, उसे हम कहते हैं सहायता अनुदान या ग्रांट। ग्रांट का मतलब समझते हैं, चलो फिर कभी बता देंगे। ग्रांट का मतलब दो तरह का है। एक तो ग्रांट ऐसी हो सकती है कि आपको बहुत ही जो है कि कम ब्याज पर और आसान किस्तों में आपको लोन दे दिया जाए, या फिर आपको जो पैसा दे दिया जाए वो आपसे वापस लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसे आप ग्रांट, ग्रांट इन एंड, सहायता अनुदान, पता नहीं क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र के खजाने से या केंद्रीय संचित निधि से राज्यों को जो सहायता दी जानी है या पैसा दिया जाना है वो किस किस तरीके से दिया जाए उसके बारे में या उन सिद्धांतों के बारे में केंद्र सरकार को सुझाव देना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि वित्त आयोग जो है केवल सलाह देता है। केंद्र सरकार के लिए वित्त आयोग की सिफारिशें मानना बाध्यकारी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। वित्त आयोग जो है केवल एक सिफारिशी संस्था है, आप उसकी सिफारिश मानो या ना मानो, लेकिन हमने एक स्वस्थ परंपरा डाली है 1951 से लेकर अब तक कि कभी भी वित्त आयोग की सलाह के खिलाफ हम लोग गए नहीं हैं। और वित्त आयोग ने भी इसका ध्यान रखा है कि मैं ऐसी सिफारिश ना करूं जो अव्यावहारिक हो जाए, केंद्र सरकार उन्हें माने ही ना। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वित्त आयोग की सिफारिश ना मानी गई हो, उसका रिवाज डाल लिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए वित्त आयोग की सलाहें मानना बाध्यकारी नहीं है, समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि वित्त आयोग कब बनता है। देखो, पहला वित्त आयोग बना था सन 1951, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। उसके अध्यक्ष जो थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसका हमने एक फार्मूला ही बनाया था, के संचराम रेड्डी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, दूसरे के थे संथानम, ठीक है ना, और फिर होते गए। तो खैर आपसे पहला पूछेगा तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान जो वित्त आयोग था जिसकी सिफारिशें इस समय लागू हैं, चल रही हैं, वो था 15वां वित्त आयोग, और उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अभी राष्ट्रपति ने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनी है ना, एक देश एक चुनाव के लिए, तो उसमें एन.के. सिंह भी शामिल हैं, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये सवाल तो रख ही रहते हैं अक्सर एग्जाम में, है ना। पहला वित्त आयोग बना 1951 में, और जो वर्तमान वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें 2021-22 से 2025-26 तक के लिए हैं। वित्त आयोग हर 5 साल में नहीं बनता, ध्यान रखना, वित्त आयोग हर 5 साल में नहीं बनता है। वित्त आयोग तब बनेगा जब राष्ट्रपति उसको बनाना चाहेंगे, लेकिन वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो हर 5-5 साल के लागू होती हैं। जैसे 51 से 56 के लिए, 56 से 61 के लिए, 61 से 66 के लिए। तो अब क्या है, 2021-22 से 2025-26 से, फिर 2025-26 से होंगी 2030-31 तक। तो कोई भी वित्त आयोग जो होता है उसकी सिफारिशें जो होती हैं वो 5-5 साल के लिए होती हैं। तो आमतौर पर ये 5 साल में ही बनता है। जैसे मान लीजिए जो 2025-26 में इसकी सिफारिशें लागू होना शुरू हुई थी, तो इसका गठन हो गया होगा 2017-18 के आसपास का गठन हो गया था। तो अब हालांकि गठन हो जाना चाहिए था 16वें वित्त आयोग का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा शायद लोकसभा चुनाव के बाद। तो वित्त आयोग जो है, अब वित्त आयोग का गठन आमतौर पर हर 5 साल बाद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसकी सिफारिशें जो हैं वो 5-5 साल के लिए ही मान्य होती हैं, और वित्त आयोग केवल सलाहकारी है, इसकी सिफारिशें मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हमने रिवाज बना लिया है कि हम इसकी सिफारिशें मान लेते हैं, ठीक है, एक चीज़। अब ये हो गया। अब एक बात और आती है कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 में ये कह दिया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय, केंद्र को करों से प्राप्त आय के बंटवारे के लिए वित्त आयोग होगा। अब ये किस तरह से काम करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसके मेंबर कौन होंगे, एक ही अध्यक्ष होगा या बहुसदस्य निकाय होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका जिम्मा दे दिया पार्लियामेंट को। वित्त आयोग होगा। अब वित्त आयोग कैसे बनेगा, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे ये काम करेगा, इसके लिए संसद कानून बना ले। तो संसद ने 1951 में इसके लिए कानून बनाया था, लिख लें आप कहीं, 1951 में संसद ने वित्त आयोग के लिए कानून बनाया था, आप लोग लिख लें अपने नोट्स में कहीं। तो इसमें यह तय हुआ था कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा। संसद ने अलग से कानून पास किया। देखो ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है,
संविधान में ये लिखा हुआ है कि वित्त आयोग होगा और इसकी नियुक्ति और इसमें सदस्य कैसे कैसे क्या होंगे संसद कानून बना के तय करेगी। तो संसद ने कानून बनाया, उस कानून में तय हुआ कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 जो हैं वो अन्य सदस्य होंगे। अब संसद ने कहा कि जो अध्यक्ष होगा उसके लिए योग्यता क्या है, उसके लिए योग्यता की यह है कि उसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो या सार्वजनिक मामलों का ज्ञान हो। इसका मतलब क्या है, ऐसे किसी आम आदमी को उठा के वित्त आयोग का अध्यक्ष मत बताए ना, उसने राजनीति या प्रशासन में या आम जनता के लिए उसे अच्छा खासा अनुभव हो, ठीक है ना, वो होगा वित्त आयोग का अध्यक्ष। और 4 अन्य सदस्य हैं, तो इन 4 अन्य सदस्यों की भी योग्यता उसमें तय कर रखी है। जैसे कि कहा है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 जो अन्य सदस्य हैं उसमें एक जो ऐसा हो जिसकी योग्यता हाईकोर्ट के जज के समान हो, जिसकी योग्यता हाईकोर्ट के जज के समान हो। दूसरा ऐसा होगा जिसे सरकार के वित्त और लेखे का, सरकार के फाइनेंस और अकाउंटिंग का अच्छी खासी नॉलेज हो। तीसरा ऐसा होगा, ऐसा कोई प्रशासक माने सरकारी नौकरी में रहा हो जिसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का अच्छा खासा ज्ञान हो। और चौथा सदस्य ऐसा होगा जिसे आर्थिक मामलों का या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो संसद ने 1951 में इसके लिए एक्ट बनाया, तो इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होने चाहिए। तो ये जो 4 सदस्यों की योग्यता है ना, तो ये तो यूपीएससी स्टैंडर्ड के लिए हैं। बाकी अगर वनडे में तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि 1951 का अध्यक्ष क्या था। मैं आपको एक लाइन में बता दूं वनडे के लिए, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, इसका काम क्या है, कितने साल के लिए इसकी सिफारिशें होती हैं, पहला कौन सा था, 15वां कौन सा है, छुट्टी, वनडे। और आप उसमें आ जाओ किस में, जैसे अग्निवीर है या एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो सिर्फ वित्त आयोग से यही पूछ लेगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है ना। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन भैया कभी कभी अग्निवीर में भी आ जाएगा कि इसमें से कौन सा मात्र सलाहकारी है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी करो, यूपीएससी की नीचे कहीं लटक जाओगे। ओके, आगे चलें। अब इसमें एक चीज़ और रह गई कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उससे पंचायतों और नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए। ऐसा नहीं कि पंचायतों और नगर पालिकाएँ पहले नहीं थी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को विशेष अधिकार दिए गए। आपके यहाँ नगर पालिका चेयरमैन कौन है? अच्छा, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? नसरीन जहाँ है, क्या नाम है, जो भी है ना। तो ये भी सरकारें हैं। ये जो आप नगर निगम नगर पालिकाएँ देख रहे हो ना, या ग्राम पंचायतें देख रहे हो, ये भी सरकारें हैं। अब इनको भी विकास की जिम्मेदारी दी गई है। अब बिना पैसे के विकास कहाँ से होगा? तो राज्य सरकारों से कहा गया कि भाई आप इनको पैसा दो। तो जैसे केंद्र को जो करों से आय मिलती है ना, उनका बंटवारा किससे होता है? राज्य सरकारों से। तो उसी तरह से राज्य सरकारों से कहा गया कि आपको जो टैक्सेस से इनकम मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस से जो इनकम मिल रही है उसका एक हिस्सा आप लोकल गवर्नमेंट्स को दो। लोकल गवर्नमेंट कौन सी? नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें, ठीक है, दो। लेकिन वहाँ पर उनकी मनमर्जी रोकने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। अब ये किस आर्टिकल में है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको तब पढ़ाएंगे जब ग्राम पंचायतें पढ़ाएंगे। तो राज्य वित्त आयोग बनाया गया 73वें और 74वें संशोधन से। जैसे केंद्र में वित्त आयोग है वैसे ही राज्यों में वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग की जिम्मेदारी क्या है कि केंद्र की जो करों की आय है वो नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों को, देखो केंद्र की जो कर आय है उसमें से कितना स्थानीय शासन की सरकारों को दिया जाए और उसमें से कितना अलग अलग स्थानीय शासन की सरकारों में बांटा जाए। नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतों किसको कितना देना है, ये सारा तय करेगा राज्य वित्त आयोग। तो साहब ऐसे में अब राज्य सरकारों को पैसा और चाहिए ना, तो कहाँ से मिलेगा वो पैसा? केंद्र सरकार देगी ना। अब ये कहा गया है केंद्रीय वित्त आयोग के पास एक काम और आ गया। क्या काम आ गया? कि भैया जो राज्य वित्त आयोग जो सिफारिशें करते हैं, क्या सिफारिशें करते हैं कि राज्य सरकारों की इनकम का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को भी दिया जाए। इसके लिए जो राज्यों की संचित निधि है उसे कैसे मजबूत किया जाए, यानी कि उसमें इनकम और कैसे आए। ध्यान रखना कि प्लीज़ ध्यान रखना ही ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो केंद्रीय वित्त आयोग किसकी सिफारिश करेगा कि केंद्र सरकार की जो करों से इनकम है वो राज्यों को कितनी दी जाए और राज्यों में आपस में कितनी बांटी जाए उसमें से, ठीक है। फिर 73वां 74वां संशोधन आया, राज्य वित्त आयोग बन गया। राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय शासन की जो सरकारें हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, उनके लिए सिफारिश करनी है। क्या सिफारिश करनी है कि राज्यों को, राज्य सरकारों को जो करों से इनकम मिल रही है उसका कितना हिस्सा स्थानीय सरकारों को दिया जाए।
ग्राम पंचायत और नगर पालिका को दिया जाए, ठीक है ना, और कितना कितना फिर उनमें आपस में बांटा जाए, ठीक है, ओके। ये राज्य वित्त आयोग का काम है। अब साहब केंद्रीय वित्त आयोग को इसके बाद एक काम और सौंपा गया, ये सौंपा गया कि भाई आप देखें कि राज्य वित्त आयोग ने क्या सिफारिशें करी हैं, कि उन्होंने क्या सिफारिशें करी हैं, केंद्र राज्य सरकारों से कितनी इनकम स्थानीय सरकारों को देनी है, इसको ध्यान में रखें। अब इन सिफारिशों को कैसे पूरा किया जाए, यानी कि राज्यों से वो पैसा स्थानीय सरकारों को कैसे दिया जाए, इसके लिए राज्यों के जो खजाने हैं, राज्यों की जो संचित निधि है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके संसाधनों को कैसे सुदृढ़ किया जाए, राज्य संचित निधि को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए आप मशवरा दो। कौन मशवरा दो? केंद्रीय वित्त आयोग में मशवरा दो। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर किसी और वित्तीय मामले में भी केंद्र के वित्त आयोग से सलाह मांगता है तो वित्त आयोग को सलाह दे सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखूं कुछ बचा तो नहीं, कुछ नहीं बचा, सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कीजिए, चैनल पर मेरा नंबर है। थैंक यू।